हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मियोसिस सेल डिवीजन, या इसी को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री सेल विभाजन। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे होते हैं और किस तरह से इसमें प्रक्रियाएं होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा इस आज का जो हमारा वीडियो इसको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँच सके और उनको ये लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा देखेंगे मियोसिस सेल डिवीजन, या इसी बोलते हैं अर्धसूत्री सेल विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री नाम से स्पष्ट हो रहा है, अर्धसूत्री मतलब आधा होगा। तो क्या चीज उसमें आधा होगा, इसको हम यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं, और कैसे उसमें आधा जो होता है, यानी कि उसको आधे होने की प्रक्रिया कैसे उसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या चीजें होता है, फिर इसके बाद इसका फेसेस को स्टार्ट करेंगे कि ये किस तरह से कितने चरणों में पूरा होता है, कैसे होता है। तो बोलता है ऐसा सेल डिवीजन जिसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्या होगा, एक मदर सेल से, जो हमारे पास एक मदर सेल है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक मदर सेल है, तो इससे हमारे पास जो है लगभग जो है आपका कितना, आपके पास जो है 4 डॉटर सेल के इसमें निर्माण हो गए। पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 इसमें डॉटर सेल का निर्माण होगा। ये उसकी मातृ कोशिका हुआ, और ये जो चारों उसके हैं ये पुत्री कोशिका हुआ। तो एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण जो है इसमें होता है। ऐसा सेल डिवीजन होता है। और इन पुत्री सेल्स में मदर सेल की तुलना में, इन पुत्री सेल्स में मतलब ये 4 पुत्री सेल्स में मदर की तुलना में क्रोमोसोमल नंबर आधा रह जाता है। क्रोमोसोमल नंबर क्या हो जाएगा, आधा रह जाता है। तो इसे को कहते हैं हमारे पास मियोसिस सेल डिवीजन या अर्धसूत्री सेल विभाजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। जिसमें क्या हुआ, देखिए मदर के पास जो है क्रोमोसोमल नंबर जितना था उससे आधा, मतलब इस मदर सेल से आधा उसके किसमें गया, डॉटरी यानी कि डॉटर कोशिकाओं में या इसकी पुत्री कोशिकाओं में जो है वो चला गया। जैसे कि मान लीजिए इसके पास अगर क्रोमोसोमल नंबर जो है 2n के में है, तो यहाँ पर जितने भी इसके डॉटर सेल आएगा उसमें हमारा हमेशा हेप्लॉइड ही प्राप्त होगा। इस तरह से n इसमें प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, जिसमें क्रोमोसोमल नंबर मातृ कोशिका से आधा रह जाता है। तो क्रोमोसोमल नंबर मातृ कोशिका आधा मतलब 2n है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो है वो आपका निर्माण होता है। किसका, आपके एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का इसमें निर्माण होता है। तो किस तरह से हुआ, आपने यहाँ पर समझ गए किसमें कैसे हो रहा है। अब इसके बाद इसमें देखते हैं कि ये जो है कौन से सेल में जो है कंप्लीट होता है, कौन से सेल में ये होते हैं। तो ये जो हमेशा ध्यान रहे आपको कि ये जो सेल डिवीजन होता है हमेशा आपका जर्मिनल सेल्स में कंप्लीट होता है। जर्मिनल सेल्स में ही हमेशा ये कंप्लीट होता है। जैसे कि आपके पास जो है ओवम हो गया और आपका जो है स्पर्म हो गया, इसमें जो है वो कंप्लीट होता है। जैसे कि हमारे पास जो ओवरी होते हैं, इस तरह से इसमें ओवरी होता है। तो ओवरी में जब उसका इसका फॉर्मेशन होगा, ओवम का जब इसमें फॉर्मेशन होता है तो हमेशा क्या होंगे वहां से एन। तो जो ओवम हमारा होगा हमेशा जो है हेप्लॉइड रहता है। और इसी तरह से ये मेल के केस में क्या होगा, उसके टेस्टिस से जो है इसका फॉर्मेशन होगा। इस तरह से शुक्राणु का फॉर्मेशन होगा तो वो भी कैसा होगा, एन होगा। तो इसमें क्रोमोसोमल नंबर जो है मातृ कोशिका से आधा रह जाता है। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोमल नंबर जो है हमेशा आधा हो जाता है। तो ये होगा आपके जर्मिनल सेल्स में जो है कंप्लीट होता है आपका किसमें, आपके ओवम में, ओवम एंड जो है किसमें, आपके स्पर्म में। ठीक है, स्पर्म में जो है वो प्रक्रिया पूरा होता है, जिसमें हम लोग हमेशा जानते हैं कि स्पर्म और ओवम हमेशा हेप्लॉइड होता है। अगर ये हेप्लॉइड नहीं होते तो क्या नहीं होता, अगर हेप्लॉइड नहीं होते, अगर इनके बीच फर्टिलाइजेशन होता तो ये कैसा, अगर ये डिप्लॉइड होते तो ये भी अगर आपके डिप्लॉइड होते तो क्या हो जाता, 4n हो जाता। इसीलिए हमेशा ये कैसा होता है, हमारे पास हेप्लॉइड रहते हैं, एन ही रहता है, जो कि आगे चलकर जब दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, हमारे पास 2n इसमें बनता है। तो इस तरह से डिप्लॉइड हो गया, पहले हेप्लॉइड था वो डिप्लॉइड हो गया। तो ये जर्मिनल सेल्स में जो है वो पाया जाता है। साथ ही इसमें पुत्री कोशिका आपस में समान नहीं होते। पुत्री कोशिका जो 4 प्राप्त हो रहा है, इसकी खास बात यही है कि वो आपस में समान नहीं होते हैं। समसूत्री जो होता है उसमें वो समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन से हमको 4 पुत्री कोशिका निर्माण होगा वो हमेशा समान नहीं होते हैं, वो असमान प्रकार के उसमें वो होगा। ठीक है, फिर बोलता है जर्मिनल सेल्स जो है आपका हमेशा क्या होता है, 2n रहता है। हमने अभी बात किया कि जर्मिनल सेल्स हमेशा 2n होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका मियोसाइट सेल्स कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, ये नीट के एग्जाम के
एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है मियोसाइट सेल क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। जो जर्मिनल सेल्स होते हैं इसको 2n बोलते हैं, उसी को जो है आपका मियोसाइट सेल कहते हैं, क्योंकि उन्हीं में जो है मियोसिस सेल डिवीजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसीलिए इसको मियोसाइट सेल कहते हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि मियोसिस जो हमारे पास कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन है वो कैसे आया, किन्होंने देखा, कैसे उसका नाम पड़ा और कहाँ से उसका खोज हुआ, किसने उसका विस्तृत अध्ययन किया, इसको देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मियोसिस जो है डिवीजन को आपका वीजमैन ने जो है आपका सन 1887 में देखा। 1887 में देखा, यानी कि 1887 में इसको जो है देखा गया था वीजमैन के द्वारा। फिर उसके बाद जो है इसकी डिटेल स्टडी इसने किया है स्टांस बर्गर ने सन जो है 1888 में इसको विस्तृत अध्ययन किया। तो आपको ध्यान रहे कि स्टांस बर्गर ने ही इसका विस्तृत अध्ययन किया है, किसका, मियोसिस सेल डिवीजन का, जो कि आपका 1888 में किया गया था। और ये मियोसिस शब्द उस समय नहीं आया था, तो कब आए उस समय, कब आए, 1905 में आए थे। तो किसने इसको दिया, तो दो हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने फार्मर और मूरे ने ही इसको जो है 1905 में मियोसिस शब्द को वहां पर प्रपोज किया और उन्होंने ही इसको दिया है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो कितने चरणों में, कितने प्रकार से चलता है। तो इसमें जो है वो 2 चरणों में चलेगा मुख्यतः हमारे पास। पहला होगा हमारे पास मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होगा इसमें मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, इसको हमको डिटेल्स इसमें पढ़ना है कि कैसे ये होगा। ये तो केवल उसका क्या था, इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है सेल डिवीजन, यानी कैसे होते हैं, कौन से सेल में होता है और इसकी स्टडी किसने किया, खोज का वो, ये सब चीज को देख लिया। अब देखना हमको मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन को देखेंगे कि ये कैसे इसमें जो है पूरे डिवीजन इसका। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन को, इसमें कैसा होता है कि जो मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है हमारे पास 2 टाइप्स में चलता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो अभी हम लोग देखेंगे मियोसिस फर्स्ट को, इसमें कैसा होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ कि यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है वो 2n जो रहता है हमारे पास क्रोमोसोमल नंबर जो है उसमें से कैसा हो जाएगा, वो n में हमको प्राप्त करना है। तो जितना भी हमारे पास जैसे कि 2n वाले जो सेल्स रहेंगे उनका n में परिवर्तित होना, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है हमारे में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कहते हैं। और इसके द्वारा क्या बनेगा, आपके पास जो 2n से n में मतलब कि आपका 2 कोशिकाओं का इसमें निर्माण होगा। जो मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन होता है उसमें ध्यान रहे आपको जो है 2 कोशिकाओं का इसमें निर्माण जो है वो होता है, ठीक है। तो 2 कोशिकाओं के निर्माण के प्रक्रिया को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके भी हमारे पास जो है अलग अलग व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास जो है प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा होता है इसमें मेटाफेज फर्स्ट, तीसरा होता है इसमें एनाफेज फर्स्ट और चौथा होता है इसमें टेलोफेज फर्स्ट। इस तरह से इसमें 4 जो इसकी व्यवस्थाएं पाया जाता है या स्टेजेस इसमें पाए जाते हैं। अब उसके बाद जो है हमारे पास प्रोफेज फर्स्ट जो रहता है इसके भी हमारे पास सब स्टेजेस और पाए जाते हैं, इसके और अलग अलग प्रकार इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास लेप्टोटीन, दूसरा आता है इसमें जैगोटीन, तीसरा पैकेटिन और आपका चौथा डिप्लोटीन और पांचवा आपका डाइकैनेप्सिस, ठीक है, डाइकैनेसिस। तो आपको जो है इन 5 फेजेस को याद रखना है, इसको आपको सीक्वेंस में याद रखना है, इधर उधर आपको नहीं करना है। अगर सीक्वेंस में अगर याद नहीं होगा, आपने अगर इसको इधर उधर कर दिया तो इसमें जो क्रोमोसोमल नंबर जो डिवीजन यहाँ पर हो रहा है, मतलब सेल का जो डिवीजन हो रहा है उसका जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से इसमें गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है पूरी तरह से इसको सीक्वेंस में याद करना है। पहले आपका लेप्टोटीन आएगा, फिर जैगोटीन आएंगे, फिर पैकेटिन आएगा, फिर डिप्लोटीन आएगा और उसके बाद है आपका डाइकैनेसिस। इसमें जो है वो 5 प्रक्रियाएं होता है। इन 5 के द्वारा ही प्रोसेस हमारा प्रोफेज जो फर्स्ट है हमारा वो पूरा होगा। तो कैसे पूरा होगा इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हूँ लेप्टोटीन को देखेंगे। तो लेप्टोटीन को देखते हैं यहाँ पर। तो देखो क्रोमोसोम जो है लंबे धागनुमा होता है। इस स्टेज में जो है, इस सब स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट के इस सब स्टेज में क्रोमोसोम जो रहता है वहां पर वो हमारे पास जो है लंबे एवं जो धागेनुमा रहते हैं, ठीक है। साथ साथ इसमें होता है हमारे पास क्रोमोसोम मोनोवेलेंट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम हमारा है वो इस तरह से इसमें मोनोवेलेंट है, मतलब इसमें आपका द्विगुणितीय जो है यानी कि बाईवेलेंट इसमें नहीं है। मतलब इसका जो क्रोमेटिड है वो एक ही यहाँ पर क्रोमेटिड इसके साथ वो है, अलग अलग क्रोमेटिड इसके साथ है, मोनोवेलेंट, इसमें कोई भी आपका बंध नहीं है अभी, ठीक है। फिर बोलता है इस फेस में न्यूक्लियस का साइज जो है इसमें बढ़ता है। ये जो फेस रहता है इसमें न्यूक्लियस का साइज, ये जो आपको लाइनिंग दिख रहा है घेरे हुए इसको, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, इसका केंद्रक है। तो इसमें केंद्रक का साइज जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ठीक है। और केंद्रक के अंदर पाया जाता है हमारे पास केंद्रिका और बाहर में पाया जाता है सेंट्रियोल्स। बाहर में आपके सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जो कि क्या होगा, अगेन ये फिर से डिवाइड करेगा, डिवाइड होकर जो है अपने अपने पोलोस पर जाएंगे और यहीं से आपको जो है तंतुओं का निर्माण होगा, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स का, इसी के द्वारा निर्माण जो है वो होता है। तो इसमें क्रोमोसोम जो है अपने अपने अपोजिट साइड पर
गति करेंगे तो अगला प्रक्रिया इसमें होगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो मोनोवेलेंट होता है आपको जो है देख सकते हैं सिंगल लाइन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो है वहां पर क्रोमोसोम जो है हमारा किसमें है, आपके लंबे और धागनुमा स्ट्रक्चर में है, क्रोमेटिड के रूप में है। तो फिर से किसमें जाऊंगा, लंबे और मोटे क्रोमोसोम के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए इसका जो न्यूक्लियस का साइज है वो धीरे धीरे इसमें वृद्धि करता है। तो ये था हमारे क्या था, हमें लेप्टोटीन सब स्टेज को हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैगोटीन सब स्टेज को। प्रोफेज का सेकंड स्टेज होता है जैगोटीन सब स्टेज। इसको देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है कि जो क्रोमोसोम के मध्य आकर्षण बल जो है इसमें बढ़ता है। जो हमारे पास क्रोमोसोम था मोनोवेलेंट रूप में था, कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसा मोनोवेलेंट रूप में थे क्रोमोसोम, उसके बीच जो है उसमें आकर्षण बल क्या होगा, इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल होगा धीरे धीरे क्या होगा इसमें बढ़ने लगता है। साथ साथ बोलता है क्रोमोसोम छोटे मोटे एवं जो स्पष्ट हो जाते हैं। जो वहां पर बिखरे हुए रूप में थे, कुछ इस तरह से ऐसा बिखरा हुआ रूप में था, वो क्या हो जाएगा, इसका आकार भी छोटा होगा, साथ साथ ये मोटे होंगे। ठीक है, साथ साथ क्या होगा, ये मोटे होगा और मोटे होकर जो है वो एक दूसरे के बीच जो है वो आना शुरू करते हैं, आकर्षण बल इसमें बढ़ते हैं। फिर बोलता है दो समजात क्रोमोसोम जिपर लाइक फ्यूजन से एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। दो क्रोमोसोम जो रहते हैं, दो समजात क्रोमोसोम मतलब एक जैसे दिखने वाले जो क्रोमोसोम यहाँ पर रहते हैं वो क्या होगा, जिपर लाइक फ्यूजन। मतलब जैसे चैन होता है हमारे पास, तो चैन को जब हम लोग खींचेंगे तो इसमें एक दूसरे के बीच जो है जोड़ ज्वाइंट अप वहां पर पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं जिप्पा लाइक फ्यूजन। ठीक है, तो जिप्पा लाइक फ्यूजन में जो है वो अटैच होते हैं और इनके मध्य जो है वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इन दोनों के बीच जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के बीच जो है आना शुरू होंगे तो इनके बीच जो है वो क्या प्राप्त होगा, हमारे पास सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का इसमें निर्माण जो है इसमें होता है। फिर बोलता है आपका क्रोमोसोम जो है आपका मोनोवेलेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रोमोसोम हमारा किस तरह से ये जो दोनों क्रोमोसोम है हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉरी वो मोनोवेलेंट बोलता हूँ, बाईवेलेंट इसमें जो है वो हो जाता है। तो ये जो है हमारे पास बाईवेलेंट के रूप में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये पहले अलग अलग था, तो अलग अलग था क्या हुआ, उनमें आकर्षण बल में वृद्धि हुआ और आकर्षण बल में वृद्धि होने के कारण जो है दो हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम था, समजात क्रोमोसोम था, वो एक दूसरे के बीच जो है आना शुरू हुए और आया। उसके बाद वहां पर क्या बना, जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आए तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ जिसको बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसका फॉर्मेशन इसमें हुआ और जिसके कारण से हमको क्या प्राप्त हुआ, बाईवेलेंट जो इसका स्ट्रक्चर हमको देखने को इसमें मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें बाईवेलेंट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा मोटे हो गए हैं, मोटे हुआ प्लस छोटा हुआ और इसके बीच जो है आकर्षण बल इसमें वृद्धि हुआ है। तो इस तरह से इसमें जाइगोटिन सब स्टेज में ये जो है वो चलिए आगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका तीसरा स्टेज या तीसरा सब स्टेज, जिसमें हमारे पास बोलता है सबसे लंबी जो हमारे पास पैकेटिन सब स्टेज होता है वो सबसे लंबी एवं जो है जटिल प्रक्रिया होता है। किसका, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के प्रोसेस फर्स्ट का सबसे लंबे और सबसे जटिल प्रक्रिया होता है। इसमें हर एक क्रोमोसोम के साथ जो है एक क्रोमेटिड्स इसमें बन जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले इसके साथ क्रोमोसोम था, इसके पास जो एक और नया क्रोमोसोम क्रोमेटिड यहाँ से बन गया और इसके पास ये और क्रोमोसोम था, उसके साथ साथ ये जो है इसमें क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हुआ है। इस तरह जैसे कि हमारे पास जो इस तरह से पहले इस रूप में था वो इस रूप में हमारे पास था, तो इनके साथ जो एक नया क्रोमेटिड और आपस में आकर यहाँ पर जो है वो इस तरह से इसमें फॉर्मेशन इसमें हो गया है, ऐसा इसमें फॉर्मेशन हुआ है। तो इसी तरह से इसमें जो है नया इसमें आपका क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन इसमें हो जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर क्या बोलता है, इसमें हमको जो है टेट्रावेलेंट अवस्था हमको देखने को इसमें मिलता है। टेट्रावेलेंट अवस्था का मतलब जो है 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर जो है आपको टेट्रावेलेंट अवस्था या स्टेज आपको देखने को इसमें जो है मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड का फॉर्मेशन जो है हो जाता है। प्रत्येक क्रोमोसोम के साथ जो है इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड का फॉर्मेशन जो इसमें हो जाता है और क्रोमोसोम के जो है मध्य आकर्षण बल जो है बढ़ जाता है। आकर्षण बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है इसमें, तो आकर्षण बल इनके बीच जो है बहुत ज्यादा होगा और इसी में आपका जो है वो क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। आपको ध्यान में रखना है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है। आपको अगर पूछेगा तो आपको क्या बताना है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट के पैकेटिन सब स्टेज में जो है वो आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता क्योंकि इतना ज़्यादा क्विक और इतना ज़्यादा महीन प्रक्रिया होता है कि आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता। लेकिन क्रॉसिंग ओवर जो है इसी सब स्टेज में हमको जो है देखने को इसमें मिलेगा। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर हम यहाँ पर अभी शो करेंगे कि इसमें किस तरह से इसमें क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर दिखाई वो मतलब होता है। तो अब यहाँ पर हम इसमें बनाते हैं कि इसमें क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा। ठीक है, अभी तो ये आधा बनाया था डायग्राम, अब इसका थोड़ा सा और इसमें बनाते हैं कि इसमें क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर कैसे हो रहा है और हमको क्यों दिखाई वो नहीं देता। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास इस तरह से और एक और हमारे पास बन गई है। अब उसके साथ हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स लेते हैं किसी दूसरे का। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा ऐसा।
है ना। तो इस तरह से इसमें जो है आपके पास क्या बन गया, इसमें आपका ऐसा इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हम बना देते हैं, ऐसे क्रॉसिंग ओवर हुआ, इस तरह से इसमें जो है आपके क्रॉसिंग ओवर जिसमें होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्रॉसिंग ओवर जो है वो होता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, बहुत ही क्विकली होने वाला प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मतलब दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच अपने खंडों का आदान प्रदान होना, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यानी कि जो है अलग अलग सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच खंडों का आदान और प्रदान होना, इसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसको क्रॉसिंग ओवर को हम और इस तरह से यहाँ पर अगर अच्छे से इसका डायग्राम और बनाया जाए तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से ऊपर में अभी बनाकर आपको दिखा देते हैं कि इसमें कैसे इसमें जो है वो होता है, इसको आप समझ जाइएगा। तो देखते हैं इसमें ये बन गया हमारे पास पहला क्रोमोसोम बन गया, है ना, मतलब पहला क्रोमैटिड, और ये उसका क्या बन गया, दूसरा क्रोमैटिड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक और क्रोमोसोम लेते हैं, तो ये उसका पहला क्रोमैटिड हुआ और ये उसका क्या बन गया, दूसरा क्रोमैटिड हो गया। अब देखो इनमें क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच खंडों का आदान और प्रदान इसमें होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये और ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन ये और ये आपका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो इन्हीं के बीच जो है अपने खंडों का आदान और प्रदान की प्रक्रिया इसमें जो है वो करते हैं। तो कैसे होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे इसमें प्रक्रिया जो है वो होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हो गया, और इसका जो आपका क्रोमैटिड्स है वो इस तरह से इसमें जो है वो खंडों का आदान और प्रदान करेगा, इस तरह से इसमें जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, जिससे क्या हो जाएगा, आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच खंडों का आदान प्रदान जो है वो हो रहा है। और ध्यान ये रहे कि वो जो अपने निकटतम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ इसमें जो है वो होता है। तो इन दोनों के बीच जो है अपने खंडों का आदान प्रदान होगा, मतलब जो ये जो नीचे वाला है ये इसको देगा, रेड वाले को देगा, और ये जो रेड वाला है अपना खंड किसको देगा, ब्लैक वाले को देगा। तो इस तरह से इसमें खंडों का आदान प्रदान होगा, और जिसके फलस्वरूप हमारे पास जो है कुछ इस तरह से हमारे पास क्रोमोसोम अब प्राप्त होगा, ऐसा इसमें जो हमको प्राप्त इसमें होगा। तो इसमें जो खंड रहेगा वो अलग अलग हमारे पास खंड के रूप में हमको प्राप्त होगा। तो एक जो खंड रहेगा ऊपर का इधर वाला खंड वो ऐसा प्राप्त होगा हमको अलग कलर्स में, क्यों, क्योंकि इसमें खंडों का आदान प्रदान कर लिया है। तो अब उसके ऊपर वाले को बनाते हैं, कैसे बनेगा इसका, तो इस तरह से इसमें बनेगा, और इसमें भी आपका खंड का आदान प्रदान हुआ था, इसलिए क्या हो गया, इसका भी खंड आपके जो है आधे जो है किस पर रहेगा, ब्लैक का रहेगा। इस तरह से इसमें जो है वो क्रॉसिंग ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिला कि इसका रिजल्टिंग जो है क्रॉसिंग ओवर इसमें होता है। तो रिजल्टिंग आपका क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हो रहा है, लेकिन वो सेपरेट नहीं हुआ है, केवल क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर दिखाई वो नहीं देता, लेकिन यहीं पर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा सब स्टेज नंबर चौथा, इसमें बोलता है आपका डिप्लोटीन। देखते हैं तो डिप्लोटीन सब स्टेज में जो है वो क्रोमोसोम का आकर्षण बल जो है कम हो जाता है। डिप्लोटीन सब स्टेज में जो है क्रोमोसोम का आकर्षण बल जिसमें जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें जो है वो कम हो जाता है, इसका जो आकर्षण बल हो जाएगा वो कम हो जाएगा, और साथ साथ इसमें जो है क्रोमोसोम का सेपरेशन स्टार्ट होता है। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अब सेपरेट हो जाएंगे। जो चिपका हुआ है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो इस तरह से सेपरेशन इसमें जो है वो शुरू हो जाता है, और फिर इसी तरह से इसमें क्रॉसिंग ओवर जो है दिखाई देता है। कब क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगा, जब इसमें सेपरेशन शुरू होगा, दोनों अलग होना शुरू होंगे, तब इसमें क्रॉसिंग ओवर हमको दिखाई वो देगा। अगर वो अलग होना शुरू नहीं हुए हैं तो हमको क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाई देगा। तो कब दिखाई देगा, जब ये अलग होना शुरू होंगे तब हमारे पास क्रॉसिंग ओवर इसमें दिखाई वो देता है। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगा। फिर बोलते हैं इसमें क्याजमेटा विलुप्त हो जाते हैं। जो क्याजमेटा यहाँ पर फॉर्मेशन, क्याजमेटा मतलब होता है जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हमारे पास क्याजमेटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्याजमेटा, जहां पर दोनों जो है जुड़े नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जिस प्लेस पर जिस स्थान पर जुड़ेंगे उसको बोलेंगे क्याजमेटा कहते हैं। तो ये क्याजमेटा जो है वो पूरी तरह से इसमें विलुप्त हो जाता है। क्यों, सेपरेशन हो रहा है, सेपरेट होगा मतलब कि ये सीधा सा अलग हो रहा है, तो यहाँ पर क्याजमेटा जो बिंदु है वो समाप्त इसमें हो गया है। फिर बोलते हैं यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी इसमें समाप्त हो जाता है। जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स उसके पास था वो भी इसमें क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसका संरचना अब कुछ इस तरह से इसमें जो है वो बनेगा। साथ साथ यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, सेंट्रियोल का भी डिवाइडेशन होता है और अपने पोलो की ओर जो है वो जाना शुरू हो जाता है। तो अपने पोलो की ओर जाना शुरू होगा तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बना देते हैं इसको ऐसा। तो अब इसको बनाते हैं ऐसा। तो इसमें जो है वो इसका जो ऊपरी भाग होगा ब्लैक होगा, है ना, मतलब इसमें खंडों का आदान और प्रदान हुआ था, इसलिए इसका जो भाग है वो एक्सचेंज हो गया है। दोनों का भाग जो है अपने एक दूसरे के बीच इन्होंने एक्सचेंज किया है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच इसका एक्सचेंज यहाँ पर हुआ है।
इस तरह से जो है वो अलग दोनों जो है वो सेपरेट हो जाता है। पहले दोनों एक दूसरे में जुड़ा हुआ था, अब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे में से जो है अलग हो गए, सेपरेशन इसमें जो है वो शुरू होता है, जिसके कारण से आपका क्याजमेटा भी विलुप्त हो जाएगा और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी इसमें विलुप्त हो जाते हैं। और साथ साथ ये जो है आपका सेंट्रियोल जो है पूरी तरह से इसमें जो है अपने पोलों पर आना शुरू हो जाता है, यानी कि पोलों पर आना स्टार्ट वो कर देते हैं। और इसी के साथ इसमें स्पिंडल फाइबर के लिए आपका एस्टर्स का इसमें निर्माण होना भी इसके साथ साथ इसमें शुरू हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट का अंतिम फेज, जिसको बोलते हैं हमारे पास डाइकेनेसिस। तो इसको अब यहाँ पर समझते हैं वो कैसा होता है। हमारे पास सबसे मतलब म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का सबसे लास्ट स्टेज, जिसको बोलते हैं हमारे पास डाइकेनेसिस। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है सबसे लास्ट सब स्टेज होता है, जिसमें क्रोमोसोम रहता है आपका फुली डेवलप्ड रहेंगे, साथ साथ इसमें जो है फुली सेपरेटेड रहता है। तो क्रोमोसोम रहेगा आपका फुली सेपरेटेड रहेंगे एवं जो है फुली डेवलप्ड जो है रहता है। साथ इसके साथ साथ इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस भी इसमें विलुप्त हो जाते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन था वो क्या हो जाएगा, विलुप्त होगा। साथ साथ इसके साथ साथ यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस था तो न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर विलुप्त होता है। तो इस तरह से इसमें जो है विलुप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला हमारे पास स्टेप आएगा मेटाफेज फर्स्ट। इसमें देखेंगे तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है तो सारे क्रोमोसोम मध्य प्लेट पर जो है वो आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उसका मध्य प्लेट हुआ, तो जितने भी यहाँ पर क्रोमोसोम है उसके यहाँ पर आ जाएंगे, मध्य प्लेट पर इसमें आ जाते हैं। साथ साथ इसमें स्पिंडल फाइबर्स का भी इसमें निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स का भी निर्माण इसमें जो है वो हो जाता है। ऐसा इसमें स्पिंडल फाइबर्स का इसमें निर्माण जो है वो हो जाता है। तो ऐसा इसमें स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण इसमें होगा। तो इस तरह से इसमें स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो जाता है। और साथ साथ इसमें क्रोमोसोम है हमारे पास, तो क्रोमोसोम का जो आर्म है वो सेंटर की ओर, क्रोमोसोम का आर्म है कहाँ पर रहेगा, इस सेंटर की ओर रहेंगे। और साथ साथ इसमें क्रोमोसोम का जो बिंदु है वो कहाँ पर रहेगा, आपका ध्रुव की ओर इसमें जो है वो रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका बिंदु जो है कहाँ पर है, इस ध्रुव की ओर है। और इसका जो सेंटर है रीजन है, मतलब जो आर्म्स वाला रीजन है किसके, सेंटर रीजन की ओर है। तो इसमें भी आप इसका देख सकते हैं, जो इसका ध्रुव है मतलब इसका क्रोमोसोमल बिंदु है वो नीचे की ओर है, मतलब किसकी ओर, ध्रुवों की ओर। और इसका आर्म किसकी ओर है, आपके सेंटर प्लेट की ओर जो है इसमें रहता है, ये इसमें बोलता है। तो आप समझ गए कि मेटाफेज में क्या होगा। मेटाफेज में जो सारे हमारे पास जो क्रोमोसोम होगा वो मध्य प्लेट पर जो आ जाएगा, और मध्य प्लेट पर आने पर इसमें स्पिंडल फाइबर का इसमें फॉर्मेशन होगा। साथ में इसका जो क्रोमोसोम का आर्म होगा वो कहाँ की ओर रहेगा, सेंटर की ओर, मतलब सेंटर प्लेट की ओर रहेगा। और इसमें जो इसका सेंटर बिंदु, क्रोमोसोम का जो बिंदु है वो इधर आपके पोल्स की ओर या ध्रुवों की ओर जो है वो इसमें रहता है। तो इस तरह से इसमें आपका मेटाफेज फर्स्ट भी इसमें पूरा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं एनाफेज फर्स्ट को, यहाँ पर देखेंगे कि एनाफेज फर्स्ट जो है इसमें कैसा होता है। यहाँ पर फर्स्ट लिखना मैं भूल गया। तो एनाफेज फर्स्ट को यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि कैसा होगा। तो इसमें सेंट्रोमियर जो है वो विभाजित नहीं होता। जो यहाँ पर सेंट्रोमियर इनके पास है, ये जो इसके पास सेंट्रोमियर है ये वाला रीजन और इसका ये वाला रीजन, ये कभी भी इसमें विभाजित जो है वो नहीं होता है। मतलब ये जो है बाईवेलेंट गति करते हैं। मतलब जब दोनों जब जाएंगे अपने अपने पोलों पर या अपने अपने ध्रुवों पर जब वो जाएगा तो विपरीत ध्रुवों पर जो है बाईवेलेंट गति करते रहते हैं। ठीक है, गति करते हैं, मतलब बाईवेलेंट जो है इसमें गति उसका होते रहता है। ठीक है, क्या होगा, जो अगर उसमें आपका सेंट्रोमियर जो है इसमें ये विभाजित अगर हो जाता तो जो है कैसा होता है, मोनोवेलेंट गति उसमें होता, लेकिन इसमें विभाजित नहीं होता और जो है बाईवेलेंट गति वो करते हैं। ठीक है, फिर बोलता है क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर संकुचन व अंतर क्षेत्रीय तंतु शिथिलन से क्रोमोसोम जो है बाईवेलेंट गति करते हैं। तो जो यहाँ पर क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, ये आप देख रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, इसकी संकुचन एवं जो है अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु, तो इनके बीच भी अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु ऐसा यहाँ पर पाया जाता है, इनके बीच ऐसा। तो इसके बीच भी अगर वो अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु के संकुचन और शीतलन के द्वारा इसमें जो है बाईवेलेंट जो है वो गति करते हैं, अपने अपने ध्रुवों पर गति करते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने अभी, स्पिंडल फाइबर्स के संकुचन, ये स्पिंडल फाइबर इसका संकुचन एवं जो है अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतुओं के बीच, अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतुओं के बीच शीतलन के फलस्वरूप जो है बाईवेलेंट गति इसमें करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास जो है टेलोफेज फर्स्ट स्टेज, इसमें देखेंगे टेलोफेज फर्स्ट ये कैसा होता है। तो इसमें क्या बोला, इसमें क्रोमोसोम ध्रुवों पर जिसमें पहुंच जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमोसोम अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच गया। साथ साथ इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एवं जो है न्यूक्लियोलस का निर्माण हो जाता है। मतलब ये प्रोफेज का जस्ट उल्टा स्टेज है। ठीक है, प्रोफेज जो हमारे पास हो रहा है उसका जस्ट उल्टा स्टेज है। इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पुनः इसमें जो है वो निर्माण हो जाता है। साथ साथ इसमें न्यूक्लियोलस का भी इसमें निर्माण इसमें जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया। साथ ही इसमें न्यूक्लियोलस का भी इसमें निर्माण इसमें हो जाता है। और दो केंद्रक कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, दो केंद्रक कोशिका हो गया, ये इसकी कोशिका हो गया पूरा, है ना। और इसमें दो केंद्रक यहाँ पर जो है निर्माण हो गया, जिसमें
क्रोमोसोमल नंबर जो है वो आधा रह जाता है। इसमें क्रोमोसोमल नंबर कैसा है, आधा रह गया है। अगर पहले वो 2n में था तो अब क्या बन गया हमारे पास, इस तरह से इसमें n में हमारे पास जो है परिवर्तित हो गया। अब ये क्या होगा, 20 से जो इसका सिकुड़न होगा, 20 से सिकुड़ेंगे और इसका साइटोप्लाज्म भी इसमें विभाजित होगा और 2 हमारे पास जो है सेल हमको प्राप्त होगा। तो इनसे जो है आगे चलकर हमको जो है कुछ इस तरह से इसमें जो है वो सेल हमको प्राप्त होगा। तो 2 सेल यहाँ पर हम बना देते हैं। तो ऐसा हमारे पास जिसमें 2 सेल हमारे पास इसमें प्राप्त हो जाएगा। कुछ इस तरह से इसमें जो है 2 सेल हमको प्राप्त होता है। ठीक है, एक सेल से हमारे पास कितना सेल बन गया, 2 सेल की इसमें प्राप्ति होती है। इसमें क्रोमोसोमल नंबर जो है मातृ कोशिका के आधा इसमें रह जाता है। अब उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, मियोसिस सेकंड आएगा। तो मियोसिस सेकंड में आपको ये ध्यान में रखना है, एन से एन का फॉर्मेशन होगा। यानी कि जो पहले 2n से n बन रहा था, मतलब कि जो डिप्लॉइड था उससे हेप्लॉइड बन रहा था। अब क्या होगा, इस हेप्लॉइड से जो है यहाँ पर क्या बनेगा, 2 सेल का फिर से फॉर्मेशन इसमें जो वो होगा। कुछ इस तरह से इसमें फॉर्मेशन होगा। तो ये जो है आपका फिर से क्या करेंगे, मियोसिस सेकंड में इंटर करेंगे। जो मियोसिस फर्स्ट के थ्रू 2 सेल का निर्माण जो हुआ है वो क्या करेगा, मियोसिस सेकंड में इंटर करेगा, जिससे 2 और पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो इसी तरह से कहा जाता है कि जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है या अर्धसूत्री सेल विभाजन होता है, उससे एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण इसमें होता है। तो एक मातृ कोशिका से भी 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ है और इनसे और कोशिकाओं का इसमें निर्माण होगा। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब किसमें आएगा, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड जो होता है समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। तो इसको पढ़ाने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो मियोसिस से माइटोसिस सेल डिवीजन या समसूत्री कोशिका विभाजन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से और इसमें समझ में वो आ जाएगा। तो ये सेम होता है, इसलिए इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।